तीन भागों में बांटते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग तीन फेज में पढ़ते हैं। पहला फेज को इंसेंट कहते हैं, प्राचीन काल। दूसरे फेज को कहते हैं मिडवल, मध्यकालीन भारत। तीसरे काल को कहते हैं मॉडर्न, आधुनिक भारत। तीन अपनी सुविधा के हिसाब से, हम अपने पढ़ने की सुविधा के लिए हम उसको तीन भाग में बांटते हैं। होता है ना आदमी कि अपना रूटीन बनाता है कि हम फलाना चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से जानने के लिए एक तरीके से हम अपने आप को हिस्टोरियन ने इसको क्या किया, इस तरह से बांटा। कुछ हिस्टोरियन ने उसको अलग अलग पैमाना दिया। पहले फेज को कहा, प्राचीन भाग को कहा कि ये मूल निवासी जो भारत के थे उनके इतिहास के बारे में, ठीक। मिडवल को कहा, मध्यकालीन भाग को कहा कि ये जो बाहर से आए, जैसे मुस्लिम जो बाहर से आए उनके बारे में कहा गया कि उनकी इतिहास के बारे में लिखेंगे। सिर्फ पूरे सल्तनत काल में खिलजी, गौरी और क्या बोलते हैं तुगलक, सैयद और जितने भी मुगल, ये सब आ जाएंगे मध्यकाल में। फिर उसके बाद आता है मिडवल हो गया। अब होता है आपको मॉडर्न, आधुनिक। अब 1707 से लेकर अभी तक, यानी कल गुजरा हुआ तक उसको कहते हैं मॉडर्न। वो होता है आधुनिक, जिसमें औरंगजेब 1707 में हम लोग मुसलमान लोग उनको एक अच्छे पदवी देते हैं। मतलब हिस्टोरिकल कहता है कि औरंगजेब 1707 जब औरंगजेब मरे उनके बाद से लेकर आज तक की हिस्ट्री को हम लोग मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत, उसमें अंग्रेज का जिक्र है, उसमें भारत की स्वतंत्रता का जिक्र है, गांधी जी का है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर का जिक्र है। हम लोग पार्टिकुलर हर चीज को पढ़ेंगे, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, सब आपके दिमाग में है। एक भी चीज आपको अगर लगे कि हाँ कुछ नोट करने लायक कुछ ये है तो आप नोट कर लीजिए, अलग सी बात है, लेकिन सिर्फ ध्यान सुनिए। मेरा गारंटी है कि यहाँ से 80% लेके जाइएगा, 20% अपना इधर उधर जो भी किताब वगैरह से पकड़ लीजिए। तो हम लोग आते हैं प्राचीन काल, इंसेंट को कहते हैं। इंसेंट में भी फेज है। ऐसे इंसेंट में आप जाइएगा कि मनुष्य की उत्पत्ति, पहले बंदर था, इंसान बना, उसको बहुत सारे युग कहते हैं, पाषाण युग, नवपाषाण युग, ऐसे करके। तो उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग स्कूलिंग टाइम में पढ़ चुके हैं कि इंसान मनुष्य कैसे बना। बंदर से एक प्रवृत्ति थी, वो भी एक विजडम चर्चिल नहीं, कौन था वो उसका है, उसने कहा कि इंसान बंदर से इंसान हुआ। एक साइंटिस्ट था, उसने खोज किया, बताया कि हमारा पूर्वज बंदर है। उसमें बहुत सारे मतभेद है, हर रिलीजन अपने अपने हिसाब से कहता है, उस पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता। अच्छा, सिविलाइजेशन होता क्या, सवाल ये भी आएगा कि सिविलाइजेशन है क्या, है ना, हर आदमी के दिमाग है क्या सिविलाइजेशन। एक तौर तरीके से रहने को, एक संगठित रूप से रहने को ही सिविलाइजेशन कहते हैं। हम लोग एक आदमी है ना, इंडियन सिविलाइजेशन कहते हो, भारतीय सभ्यता क्या है, कोई आया और तमाशा मार दिया। हमारी सभ्यता क्या, भारतीय सभ्यता है अतिथि देवो भव। कोई भी अगर अतिथि आता है तो उसको ईश्वर के बराबर रखते हैं, अतिथि देवो भव, मतलब ईश्वर का दर्जा तो नहीं देते लेकिन उसके समानार्थक रखते हैं, उसकी बहुत आदर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उसी तरह से सिविलाइजेशन था, आपके रहने, मनुष्य के रहने के तरीका, कैसे सभ्य तरीका से रह सकता है। देखो सिविलाइजेशन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें 6 नगर गुजरे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में 6 नगर भी गुजरा है। हड़प्पा में हुआ था मोहनजोदाड़ो, जो आप लोग देखते हैं, मूवी देखे, ऋतिक रोशन का अगर देखे होंगे आप लोग, तो उसमें एक मोहनजोदाड़ो करके मूवी था, वो भी एक नगर का दिखाया था। फिर उसके बाद कलिंगबंगा है, ऐसे करके 6 नगर है। वो टॉपिक जब चलेगा, हम बेसिक आपको खाली एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। जब उस टॉपिक पे हम एक दिन पे एक टॉपिक निकालेंगे, 45 मिनट का टॉपिक, उसी दिन खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर ले झड़ियाएंगे नहीं। बोर्ड आने पर दे रही, बोर्ड पे ही आपको पता चलेगा। जब हम मैप बनाएंगे, इसीलिए कहते हैं कि ये मैप आप लोगों को पता होना चाहिए। हमको अपना मैप ही नहीं पता है कि भारत का मैप कौन सा कौन छोड़ है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो यहाँ उसका त्रिकोणीय व्यवस्था पड़ती है। उसका जो भारत का एक ये नक्शा कैसे है, ये देख रहे हैं ना, उसका भी चौहद्दी है। वो जम्मू से लेकर यहाँ मेरठ तक आता है, मेरठ से लेकर यहाँ काबुल तक जाता है, काबुल से ऐसे त्रिकोणीय बनाता है, उसकी ऐसे शेप है, ठीक है ना, ऐसे फेस में आता है, उसकी भी लंबाई और चौड़ाई है। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था,
जैसे आप अभी नयाली देख रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में काल है। अब बीसी और एडी समझिए, बहुत साल को पता ही नहीं है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, कुछ पता है? जब हिस्ट्री पढ़े होगे तो इसमें लिखा होता है ईसा पूर्व, हाँ ईसवी पूछता है, बीसी पूछता है। बीसी इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को एक पैमाना मान ले, किसी नाप तौल का पैमाना मानते हो ना, 100 ग्राम 150 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, उसी के हिसाब से आप तौलते हो कि कम है बेशी है। एक ग्राम को एक पैमाना, इसी तरीके से हिस्टोरिकल लोग एक ईसा मसीह को एक पैमाना मानते हैं ईसाई लोग के हिसाब से, उसी लोग का मापदंड दिया हुआ है। तो ईसा मसीह से जो पहली घटना हुई उसको बीसी कहा गया। ईसा आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के मरने के बाद की घटना को कहते हैं हम लोग एडी कहते हैं। यही कहानी है उसका सिविलाइजेशन का। तो हो गया एडी और बीसी का तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसका तो दो चीज तो समझ ही गए, एडी और बीसी में आप लोग समझ गए। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले की घटना को बीसी में लेते हैं, और एडी को कहते हैं आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के मरने के बाद की घटना। जब डेथ करके उसके बाद में जो होगी उसको एडी में ले लेंगे। ये बीसी और एडी की कहानी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन आप समझिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या? हमारे रहने के तरीका, तौर तरीका कैसे अच्छे से हुआ। जैसे आज आप नाली देख रहे हैं ना, वो लोग पहले माने 2500 बीसी में वो लोग नाली के विकास कर चुका था। संगठित रूप से नाली चलाना, कैसे आप स्नानागार कहते हैं, मतलब स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, वो स्विमिंग पूल उस टाइप का स्विमिंग पूल था। वहां की औरतें जो आज सिंदूर देखते हैं, टिकली देखते हैं, वहां की औरतें उस टाइम की वो कल्चर को हम लोग लेके चलते हैं। आज की औरतें वहां टिकली लगाती हैं, बछिया पहनती हैं, कमरबंद पहनती है, पायल पहनती हैं। उस घड़ी के सिविलाइजेशन में ये सब काम चलता था। वही थी नगरीय सभ्यता, उसको ही कहते हैं। वो अर्बन मतलब शहरीय व्यवस्था थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। तो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आएगा वैदिक। वैदिक में वेद लिखा गया, सबसे सिंपल भाषा में समझो। वैदिक का मतलब हुआ वेद, जो आप पढ़ते हैं 4 वेद है हिस्टोरिकल में, आप जो भी पढ़ेगा तो 4 वेद होगा, पुराण होगा, उपनिषद होगा, तो ये करके ये चीज। तो वैदिक युग था। वैदिक युग में ये अर्बन भी था और रूरल भी था, ज्यादातर रूरल था, गांव में व्यवस्था थी। गांव के ही दिखाया जाएगा, इसमें बहुत सारे गांव से लिया जाएगा। वेद में ही, वैदिक में ही आपको कास्ट सिस्टम आएगा, क्लास आएगा, कास्ट समझे, हाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये वैदिक युग में आप पढ़ना सीखिए। कैसे हम एक मतलब आपको पता होना कि मेरे पास अपने घर में देखते हैं ना, किसी का घर के परिवार को गिनना होता है, 5 भाई है, तो मेरे बड़े भाई, उसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद आपको क्रम पता होगा तो आपको समझने में आसानी। वही क्रम बता रहे हैं कि हड़प्पा के बाद आपको आएगा। मैप रहता या बोर्ड रहता तो आपको हम बताते कि कैसे एक दूसरे से। फिर आपको डेट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस पीरियड में यही घटना घट रही है, इसी से रिलेटिव होगी। यानी 2500 से 1500 बीसी में जो भी घटना घटेगी वो किसकी घटेगी? हड़प्पा सिविलाइजेशन में होगा। भारत में जो भी घटना उस दौर में घटेगी तो किसका होगा? हड़प्पा सिविलाइजेशन का होगा। अब वैदिक में आइए, 1500 से 600 के बीच में जो भी घटना घट रही होगी वो किसकी होगी? वो वैदिक युग में होगी। उसमें क्या होगा? कास्ट आएगा, क्लास आएगा, ठीक है, उसमें पुराण आएगा, उसमें आपको यज्ञ करने की तरीका बताया जाएगा, मतलब हिंदू सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आता है, वहां से उठेंगे हम लोग 1600 से 300 के बीसी के बीच में आएंगे, तो वहां सिविलाइजेशन को कहा जाता है आपको महाजनपद, ठीक है, उस दरमियान को महाजनपद। उसको आप एक और आगे बढ़ाइए, उसको महाभारत युग कह दीजिए, उस टाइम को आप महाभारत कह दीजिए। उसकी 16 जनपद है, तुम तो पढ़े, जो पढ़े हुए हैं उनको पता है, वो जनपद था। उसी टाइम में इंडियन टेरिटरी मतलब राज्य का एक तरीका बताया गया कि राज्य का एक सीमा होता, पहले सीमा नहीं थी, जहां तक देख लिया वहां तक उसका चला गया। लेकिन 16 जनपद, यानी जब महाजनपद का ये कॉन्सेप्ट आया 1600 से 300 बीसी के बीच में, तो वो क्या था? वो महाजनपद कहा गया।
उसको समझने के लिए आप कहिए कि महाभारत में द्रौपदी सुने थे, पंचाल शकुनी होता। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नाटक देखा कीजिए, हम इसमें कोई बुराई नहीं करते। उससे सीखने के लिए अच्छा कोई हिस्टोरिकल नाटक है तो देखिए, उससे सीखिए। जनपद में 16 जनपद है, उसके नाम भी हैं भाई, हम लिखवा भी देंगे अगर कभी चलेगा क्लासेस में। जनपद पे जब आएंगे तो हम सब लिखा देंगे, 1 से लेकर जेड तक लिखाएंगे, 16 का लिखाएंगे, 16 का विश्लेषण भी करेंगे। तो 16 में था जनपद, बहुत सारे जनपद थे, 16 जनपद थे। मौकूफ पे आपको बनारस में एक है पड़ता है, वो जनपद था। उसी जनपद में उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को जनपद से क्या मिला कि एक तरीका मिला, टेरिटोरियल, मतलब एक अपनी सीमा को पता चला। हर राज्य की अपनी अपनी सीमा होती है। आप दूसरे के सीमा में जाएंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो उस टाइम भी युद्ध हुआ करता था। तो महाभारत नाम सुना है, एक कौन ये है। तो उस टाइम में जो महाभारत में जनपद हुआ करते थे, आप महाभारत सीरियल देखिएगा, उस टाइम में बहुत सारे जनपद थे। शकुनी के लिए आपको बहुत सारा था, जैसे कैसे उसका द्रौपदी के बाप का कुछ था, पंचाल नरेश जिसको कहते थे, तो पंचाल था। ऐसे करके वहां जनपद, 16 जनपद का कॉन्सेप्ट वहां से मिलता है। जनपद से आप वहां समझ गए। 1600 से आप अब यहां से एक ट्विस्ट आएगा। उस दरमियान में एक आएगा अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, वो आएगा। उसी के बाद आपको बाहर का एक आएगा जिसको कहेंगे हम लोग सिकंदर, वो 326 बीसी में होगा। उसका फेज रहेगा 326 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अभी बीसी में चल रहे हैं, ठीक है। सिकंदर आएगा। सिकंदर के टाइम में कौन आएगा, सिकंदर के टाइम में आप समझिए, इंपॉर्टेंट नाम को आप जानिए, उसी को हम लोग को पढ़ना होता है। जो कंपटीशन फेस करते हैं उनको पता है। और ऐसे भी आप लोग जानिए, चाणक्य का नाम सब सुना होगा, बोले ना, अभी हमारे एक लीडर है उसको चाणक्य कहा जाता है। किस लिए, जोड़ तोड़ करके राजनेता सत्ता न पाता। तो चाणक्य भी सत्ता के लिए एक नीति बनाता था, उसी को चाणक्य नीति कहते हैं। तो चाणक्य किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था, अलेक्जेंडर के समकालीन था। तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुने होंगे, करीब करीब सब सुने हैं, सुने जी? नहीं सुने तो भी कोई बात नहीं सुने हो, हिस्टोरिकल में समझो। चाणक्य ये सब किताब पढ़ोगे तब और भी अच्छा आएगा, या नाटक भी देखोगे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, वो था। तो अलेक्जेंडर का एक टाइम पीरियड 326 बीसी, ठीक है। वहां से हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे, तो मौर्य डायनेस्टी आती है। मौर्य डायनेस्टी एक खानदान का सिलसिला चलाता है। जैसे ना मेरे नाना दादा का खानदान है, तो हम अपने नाना दादा के खानदान से चला रहा है, किसी का है तो मेरे जैसे जो बोलता है चिश्ती लगा के चलते हैं, है ना। तो उसी तरह से मौर्य डायनेस्टी थी। उसमें सब नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ 2 ही को पढ़ेंगे। एक चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, एक अशोक को पढ़ेंगे। अशोक का नाम तो करीब करीब सब सुने जी, अशोक महान सम्राट उसको कहते हैं। अशोक को पढ़ेंगे। अशोक का टाइम है 262 से 232। ये लगभग है, सब लगभग में ही कर रहे हैं, ये एक फेज है उसका। अशोक को महान काहे कहा गया, ये भी जान लीजिए। उसने क्या किया कि टॉप से लेकर आपको जम्मू से भी आगे, काबुल ले लीजिए, इधर पड़ता है साथ, ठीक है। अफगानिस्तान आपके सर के ऊपर है, मैप पढ़िएगा पता चलेगा। मैप आपको हम दिखा भी देंगे अगले क्लास में कभी चलेगा। तो ये काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक, साउथ तक इंडिया का वर्चस्व था अशोक के टाइम में। यहाँ नॉर्थ से लेकर यहाँ आगे तक, यहाँ तक इसका वर्चस्व, अराची कराची जितना है ना, सब पहले तो भारत ही का था। तो वहां तक वो अशोक का था, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है, ग्रेट लगाया जाता है उसके नाम पे। तो अशोक को आप जानिए, अशोक की इसको भी जानिए कि अशोक कहां तक राज करता था। तो वो भी था 262 बीसी से 232 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद 50 साल तो उसका रूल होता है अशोक या मौर्य डायनेस्टी में। उसके बाद अशोक मरता, उसके बाद कोई काबिल, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है जो उसके डायनेस्टी को बचा के चले। वो अपनी कहानी को, अपने किए गए उल्लेख को एक लिखता था खंबे पे, ठीक है, सुतूत कहते हैं उसको, और भी बहुत सारा चीज है। तो वो भी आप पढ़िएगा आगे चल के, जब चलेगा तो भी पढ़िएगा। तो वो अपने लिखता था, तो वो हो गया। उसके बाद पोस्ट मौर्य आता है, मौर्य की हटने के बाद की तरीके को, तो उसमें बहुत सारे आए हैं। उस पीरियड से लेकर अब आप आ जाइए 300 से
आपको 200 बीसी से 300 एडी में आएंगे, वहां से डायरेक्ट उठेंगे पोस्ट मौर्यन करेंगे। पोस्ट मौर्यन का मतलब मौर्य काल के उपरांत, उसके बीच में बहुत सारे राजा आएंगे, शुंग आएगा, सतवाहन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, छोटे छोटे राजा आएंगे छोटे छोटे पीरियड पे, कोई बड़ा डायनेस्टी नहीं आएगा, बड़ा राजा का उल्लेख नहीं होगा, छोटे छोटे आएंगे, उनका छोटा छोटा पीरियड है। उसमें बस 1-2 लाइन का आपको जानना है, जानने के तो बहुत कुछ है उनका, लेकिन उतना बार जानिए, बस उतना ही जानना है। तो वो उस पीरियड को हम लोग कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। उसके बाद एक फिर उठता है 300 से 550 का आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता सुने, गुप्त काल, इंग्लिश में गुप्ता लिखते हैं, गुप्त काल, वो उसको गोल्डन ईरा कहते हैं, स्वर्ण काल। उसमें बहुत सारा काम है, उसमें बहुत सारे, उसी में आपको आर्यभट्ट मिलेंगे, शून्य खोज, धनवंतरी मिलेंगे, चिकित्सा का खोज, बहुत बड़े बड़े उस टाइम के पीरियड के आदमी थे। आप उस तरीके से पढ़ा था हम लोग। मैं बोर्ड देंगे ना, बोर्ड अगले क्लास में अगर आ गया तो आपको उसका पूरा पिक्चर दिखाएंगे कैसे 1 to 8 निकल रहा था। तो उसमें बहुत विद्वान गुजरे, पहले धनवंतरी गुजरा, दूसरा आर्यभट्ट गुजरा, तीसरा कालिदास गुजरा। कालिदास भी उसी पीरियड के थे। तो ये तीनों तीन फेज में थे, एक डॉक्टरी में था, औषधि में था, एक फिलोसोफर था, बहुत अच्छा लेखक था, और दूसरा था आपको आर्यभट्ट, शून्य का मैथमेटिकल था। तो इतने बड़े थे। उसी दौर में एक महान शासक गुजरा, समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन की संज्ञा दिया थी। भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त। उसी पीरियड का। हमारा कहने का मतलब कि आप एक पीरियड को पकड़ लीजिए, उस बीच में जो भी घटना घटेगी उस आदमी का काल होगा। मान लीजिए कि अभी जो है इस 6 साल में जो भी घटना घटेगी उसको मोदी काल कहेंगे। महात्मा गांधी भारत में आए और आजादी के बाद तक रहे, उस टाइम में जो भी घटना घट रही थी तो उसको एक रेखांकित करते हैं, लिखते हैं हम लोग, क्या गांधी युग में लिखते हैं। उसी तरीके से वो गुप्ता युग था, गुप्त काल था, उसको गोल्डन इरा कहते थे। वहां उसके हम लोग की बहुत अच्छा व्यापार करते थे। किसी से व्यापार करते थे तो चौड़े में करते थे, मतलब मसाले का करता था। हम लोग का जो अभी आप यूरोप को देखते हैं ना, मतलब अमेरिका को देखते हैं, ब्रिटेन को देखते हैं, फ्रांस को देखते हैं, वहां की इकोनॉमी को देखते हैं, वहां की सोसाइटी को देखते हैं, रहने सहने का तरीका, उसी तरीके के हाई फाई सोसाइटी थी हमारी। उस टाइम में हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बहुत टॉप की थी। हम लोग गरीब नहीं थे, हम लोग गरीब अंग्रेज के वजह से हुए, चूस के लेके चला गया, जोंक था, हमारी इकोनॉमी को खून चूस के चला गया, हम लोगों को गरीब बना के चल गया। हम लोग गरीब नहीं थे। आप लोग हमेशा याद रखिए, भारतीय कभी गरीब नहीं था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसी ही सोने की चिड़िया तो नहीं कहेगा, तो क्या सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी चिड़िया, कुछ होगा तब ना उसको सोने की चिड़िया कहा गया। तो वो सोने की चिड़िया इस वजह से कहा जाता है कि गुप्ता काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उस टाइम में बहुत सारा चीज हमारे पास था। तो गुप्ता के बाद आएंगे हम पोस्ट गुप्ता, उसके बीच की एक घटना है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता के बाद हम लोग कहां जाएंगे? उसके बाद 1192 में आएंगे। 1192 में आएंगे, वहां से जंप करेंगे 550 से 1192 एडी में आएंगे। 550 एडी से 1192 कहां? आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई, नहीं सॉरी पानीपत पृथ्वीराज चौहान की दूसरी लड़ाई थी, उसको उस दरमियान में, उसी के समकालीन में हमारा इस्लाम का भी होगा। 570 के दौर में इस्लाम भी फैला। इस्लाम की उत्पत्ति हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म हुआ उस टाइम को 570 ईस्वी कहते हैं। उस टाइम मुसलमान की भी उत्पत्ति, इस्लाम की उत्पत्ति, उसी दरमियान हम इस्लाम को ही पढ़ लेंगे। उसी पीरियड में इस्लाम को ही पढ़ेंगे। इस्लाम फैला उसको ही पढ़ेंगे, कैसे कैसे मोहम्मद बिन कासिम आया 700 कुछ ईस्वी में, उसको पकड़ेंगे। उसके बाद उस जो 500, ये हम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री बता रहे हैं, बाहर का तो बाहर हो गया ना, तो अरब देश का हो गया हिस्ट्री। मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए तो वो अरब की हिस्ट्री हो गई, लेकिन हम इंडियन हिस्ट्री बता रहे हैं। जो हम 550 से जंप करेंगे 1192 में, उसको राजपूत काल कहते हैं। उसमें बहुत सारे राजपूत उभरेंगे, बहुत सारे राजा उभरेंगे, छोटे छोटे इलाका के होंगे, छोटे छोटे राज्य के होंगे, जो अपने में लड़ेंगे, कुछ बाहर आक्रमण से लड़ेंगे। उसके बाद राजपूत खत्म हो जाएगा। उसके बाद से रूल आएगा गौरी का।
गौरी जो 1192 में जीतेगा, उसके बाद पहले जो उससे पहले गजनबी आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, उनकी थी कि जीता और चले गए। उनकी नीति थी जीतो और चलो, लो और चलते चलो। ठीक है, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न रहने का कोई सोच रहे थे। गौरी आया, जीता, और जीतने के बाद उसने क्या किया, बोला कि अब यहाँ हम रहेंगे। अपने नहीं रहा, अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अपने सेना नायक को रखने के लिए छोड़े, जिसको हम लोग लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। उसने आया, उसी घड़ी से उस पीरियड को, अब ये पीरियड खत्म हो गया। यहां तक आपका क्या था, एंसेंट, प्राचीन भारत। ये प्राचीन भारत का कॉन्सेप्ट, इतना देर आपको प्राचीन पढ़ना, हर सब्जेक्ट गिना दिया, मुश्किल से 7 या 8 होगा, यही था ना, 8 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। हर चीज को एक एक फेज में हम लेके चलेंगे, एक कोई एक दिन में खत्म कर देंगे। बच्चा जिसको कुछ लगे कि हमको कुछ और जानना है, इसमें एकदम डीपली जानना है, तो हमसे बोलेगा, तो हम इसको स्पेशल एक बार पकड़ के उसको हम किताब से भी सहयोग कर देंगे। समझ में आ गया? ये था। तो हमारी हिस्ट्री कितने फेज में है? नहीं, 3 फेज में। वो तो आप प्राचीन को 8 फेज में पढ़ लीजिएगा। 3 फेज में है, इंसेंट है, मॉडर्न है और मेडिवल है, मॉडर्न है। ये 3 फेज में है, सब सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद आप मॉडर्न में जब आइएगा तो मुसलमान काल, इस्लामिक काल, मुसलमान काल, सल्तनत काल, जिस नाम से आप पुकारिए, सल्तनत काल से ही जाना जाता है। और इवन सल्तनत काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मुगल काल, और उसके बाद मुगल में 1707 में जब औरंगजेब मरेंगे, मुगल खत्म, मुसलमान का काल खत्म, मेडिवल खत्म, मध्यकालीन भारत खत्म। उसके बाद आ जाएगा अंग्रेज की शासन। अंग्रेज आया था 1600 में, ये मत सोचिएगा कि 1707 में आया था वो 1600 में, लेकिन रूल नहीं कर पाया, शासन नहीं कर पाया। 1707 के बाद मुगल टूट गया, कमजोर हो गया। अच्छा, आपके घर पे कोई चढ़ाई कब करता है? जब आप कमजोर होइएगा तब ना, मजबूत रहेगा तो उसको पीट के चल जाइएगा, उसको चढ़ने का मौका नहीं देगा। तो आया था ठीक व्यापार करने के लिए 1600 में, लेकिन 1707 में जब वो कमजोर पड़ गया था, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर कमजोर हो गया, तब अंग्रेज ने हड़पो नीति चालू की। धीरे धीरे उसके नीति में उंगली करना, उसके नीति में हम हस्तक्षेप करना, इस तरीके से करके उसने किया कि अंग्रेज का रूल हुआ। उसने भी 200 साल किया। 1947 में हमको आजादी मिली। उस दरमियान में भारत की इकोनॉमी को घंटाधार किया। ऐसा है, दादा भाई नौरोजी का किताब है, उसको अगर आप पढ़िएगा, उसके हिसाब से भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 रुपए थी। 20 रुपए से कम थी, मिनिमम 20 रुपए माना गया। ठीक है, इतने हम लोगों को करीब कर दिया, इतना ही चूस लिया, इतना ही दिक्कत कर दिया कि हम लोग की सालाना पैसा कितना मिलता था? 20 रुपया। हर आदमी की खपत थी 20 रुपया। अब सोच लीजिए कैसी स्थिति हमारी होगी। तो बेसिक यही है, आज हम यहीं पर रखते हैं। इंसेंट के बारे में